दोस्तों नमस्कार, मैं एपी सर आप सभी का करंट अफेयर सेशन में स्वागत करता हूं। और आज है 1 दिसंबर 2022। आज के सेशन में हम उन करंट अफेयर्स का डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। और आपके लिए एक अच्छी न्यूज भी हम देने वाले हैं। अच्छी न्यूज ये है कि जो ये करंट अफेयर्स का अब आपका जो सेशन है ये कल से सुबह 7 बजे, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग आ जाइएगा। सुबह 7 बजे ये लाइव सेशन इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलने वाला है। तो चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स के लाइव सेशन में आप आएंगे तो अपना और ज्ञानवर्धन कर सकते हैं, क्योंकि वहां आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अगर किसी प्रकार का कोई डाउट या किसी प्रकार का अन्य कोई शंका संदेह होता है। तो सेशन को आप कल लाइव आना मत भूलिएगा। सुबह 7 बजे आपका ये करंट अफेयर्स का लाइव सेशन इसी यूट्यूब चैनल पे, जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, इसी पर मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तथा नोटिफिकेशन को वाले आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही आपको ये क्लास शेड्यूल हो वैसे ही आपको सूचना मिल जाए। तो अब आज के सेशन में हम शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? सबसे पहली कहा जाए कि आज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज बनी है, जो यूपीपीएससी और यूपीएससी मेंस तक के लिए इंपॉर्टेंट है और ये ऐतिहासिक भी माना जाएगा। भारत ने, जो अभी आपने चर्चा में सुना होगा, भारत के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के साथ एक समझौता किया गया, आर्थिक समझौता है। इसी को किस नाम से जाना जाता? तो इसी को दोस्तों किस नाम से जाना जाता? इसी को एक्टा, इसी को एक्टा के नाम से जाना जाता। तो आज की क्लास में हम आपसे यह चर्चा पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये एक्टा किस प्रकार का इस समझौता है, इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में क्या सुधार होगा, क्या बदलाव होगा, और विश्व के अन्य देशों के लिए भारत की जो इमेज या छवि है वो क्या जाएगी, क्या अन्य देश भी आगे आ सकते हैं इसी प्रकार के आर्थिक समझौता करने के लिए। यानी इसमें हम पूरा का पूरा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का इतिहास से लेकर के आज तक का डेवलपमेंट हम समझेंगे, कब क्या कैसे हुआ। तो इससे आपका मेंस में आप मानिए एक क्वेश्चन आना तय है, और साथ में प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपके ये मेन आपकी टॉपिक आपको ये दिख रहा होगा, भारत एंड ऑस्ट्रेलिया एक्सचेंज रिटन नोटिफिकेशन, इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक्टा टू इंटर फोर्स। देखो, जब भी दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो उनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट पे साइन किया जाता है, तो उस समय तो डॉक्यूमेंट पे एक साइन करने की डेट होती, हस्ताक्षर करने की डेट होती, लेकिन क्या वह समझौता उसी दिन क्या लागू हो जाता है? आंसर है जी नहीं। वो समझौता तब तक नहीं लागू होगा जब तक कि उस देश की जो कानून बनाने की सर्वोच्च विधायी संस्था है, यानी कि वहां की संसद है, पार्लियामेंट है, उसके द्वारा यानी रेटिफिकेशन, अनुसमर्थन नहीं कर दिया जाता। तो ये चर्चा में इसलिए बन गया क्योंकि कल ये इसी, ध्यान दीजिएगा, ये चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि अब क्या होगा, 29 दिसंबर, डेट यहां ध्यान दीजिएगा, 29 दिसंबर 2022 को यह केम इनटू फोर्स, यानी पूरी तरीके से प्रावृत्त हो जाएगा, लागू हो जाएगा। तो ये डेट भी ध्यान रखिएगा, 29 दिसंबर 2022, इसी मंथ की 29 तारीख जो दिसंबर ये चल रहा, 29 दिसंबर 2022 को यह पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। तो यहां आपके मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा, सर आप ये बताइए, ये एक्टा एक्टा बार बार बोल रहे हैं, ये है क्या? तो एक्टा की फुल फॉर्म आपके सामने यहां ई से हो गया इकोनॉमिक, और सी से हो गया कोऑपरेशन, एंड टी से हो गया ट्रेड एग्रीमेंट। हिंदी में इसे आर्थिक सहयोग, आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये साइन 2 अप्रैल 2022 को हुआ था। साइन की डेट याद रखिए, 2 अप्रैल। भारत और ऑस्ट्रेलिया आर्थिक क्षेत्र में अपने व्यापार को यानी आगे ले जाने के लिए, ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 2 अप्रैल 2022 को क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे।
2 अप्रैल, दोनों डेट याद रखिएगा, 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर हुए, लेकिन ये समझौता प्रावृत्त कब होगा, लागू कब होगा प्रभावी रूप से, तो ये हमने अभी डेट आपको क्या बताया, 29 दिसंबर, जो ये दिसंबर मंथ चल रहा, इसी तारीख की 29 दिसंबर 2022 को ये पूरी तरीके से लागू हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट और इंडिया की पार्लियामेंट दोनों के द्वारा जो समझौता हुआ था, वो जो इंफॉर्मेशन थी वहां से रेटिफाई वहां की संसद ने कर दिया, और ये अब भारत और ऑस्ट्रेलिया आपस में एक्सचेंज किए हैं, और यही इस समय न्यूज बनी हुई है। अब इसका प्रभाव क्या होगा, तो जाहिर सी बात है, जब किसी भी देश के साथ आर्थिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में, सांस्कृतिक क्षेत्रों में यानी नजदीकियां बढ़ती है, तो संबंध में गहराई आती है। यही अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होने वाला, तो एकटा यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट भले ही आर्थिक क्षेत्रों में हुआ हो, लेकिन इसका प्रभाव राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय व अन्य क्षेत्रों में भी आपको देखने को मिलने वाला। किस क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी हम इस समझने वाले, यानी मेन मुद्दा इसमें आर्थिक क्षेत्र में हम समझेंगे कि क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो हमने क्या कहा, इससे क्या होगा, यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध क्या होंगे, डीप, गहरे होंगे, क्लोज, नजदीकियां, यानी घटने के बजाय नजदीकियां आपस में एक दूसरे के नजदीक आएंगे, एंड स्ट्रेटेजिक, जो रणनीतिक का मतलब हुआ रक्षा क्षेत्र में, रणनीतिक का मतलब सामरिक होता, तो रक्षा के क्षेत्र में भी और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में भी रिलेशन क्या होंगे और अधिक गहरे होंगे, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो पहला पॉइंट आपका निकल के आया कि इससे प्रभाव क्या होने वाला है, जो एकटा साइन किया गया, इंडिया यानी एकटा मतलब इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, इससे भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच जो संबंध है वो डीप होंगे, क्लोज होंगे, और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप क्या होंगे, दोनों देशों के और अधिक मजबूत होंगे। अब इससे दोनों देशों का भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो व्यापार होता था, वर्तमान में अगर हम डेटा की बात करें तो वर्तमान में यानी लगभग कितना है, तो वर्तमान समय में लगभग कितना 31 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। कितना है, 31 बिलियन यूएस डॉलर है, और यही इंक्रीज हो करके अगले 5 वर्षों में कितना पहुंच जाएगा, 45 से 50 बिलियन यूएस डॉलर। दोनों देशों का जो वस्तु और सेवा का व्यापार होता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, द्विपक्षीय व्यापार के नाम से जाना जाता, बायलैटरल ट्रेड, यानी ये वस्तु का और सर्विसेज, सेवा दोनों भी इसमें इंक्रीज होगा। और कैसे ये इंक्रीज होगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जब ये इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है कि दोनों देशों को भी फायदा इससे होने वाला, तो इससे रोजगार, अतिरिक्त रोजगार सृजन होगा। इससे क्या होगा, तो इसमें क्या लिखा, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। अगला क्या होगा, जब नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, उनके पास रुपया पैसा आएगा, तो दिल खोल के खर्चा करेंगे, और उनका जो संतुलित आहार या अन्य जो चीजें हैं वो भी बैलेंस होंगी। इससे लोगों का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, यानी जीवन जीने का जो स्तर है, वो भी ऊंचा उठेगा। तो ये यानी इसका सामाजिक प्रभाव भी इसमें देखने को मिलने वाला है। भारत में जो भुखमरी है और कुपोषण की समस्या है, इससे भी निजात पाया जा सकेगा। अगला इसमें क्या होगा, जनरल वेलफेयर ऑफ द पीपुल ऑफ द टू नेशंस। इससे क्या होगा, दोनों देशों के लोगों का जो कल्याण, वेलफेयर भी हो सकेगा, लोगों का जीवन स्तर, लोगों की शिक्षा, लोगों का स्वास्थ्य भी क्या ऊंचा उठाया जा सकेगा, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में लोगों को क्या मिलने वाला, बहुत ज्यादा इससे रोजगार प्राप्त होने वाला है। तो आप देख रहे हो इसका कोई एक प्रभाव एक क्षेत्र में नहीं है। इसके माध्यम से भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं, यानी पीपुल टू पीपुल जो कांटेक्ट होता है, तो इसमें लोगों का आपसी जुड़ाव या आपस में जो बातचीत का तरीका होता है, इसी को पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट कहा जाता। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दोनों देशों के लोग जब आपस में मिलेंगे, तो इससे सांस्कृतिक यानी संबंध में भी मधुरता व प्रगाढ़ता व गहनता आने वाली है। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की बात करें या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, दोनों क्या हैं, डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक देश में शुमार होते हैं। अब ये समझौता किया गया, तो इस समझौते में होगा क्या, यानी इस समझौते में क्या होने वाला, तो जो ड्यूटी लगती है, वस्तु और सेवा, मान लो आप कोई सामान ऑस्ट्रेलिया से भारत आ रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया से
यानी ऑस्ट्रेलिया से भारत या भारत का कोई भी वस्तु या सेवा ऑस्ट्रेलिया के बाजार में पहुंचने के पहले जैसे ही बॉर्डर पे पहुंचता है वैसे उनके अधिकारी क्या ठोक देते, सीमा शुल्क लगा देते हैं, ड्यूटी लगा देते हैं। और ये ड्यूटी इसमें क्या किया जाएगा, 100% टैरिफ लाइंस आर टू बी एलिमिनेटेड बाय ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने दिल खोल करके कहा कि अब जितना भी आपको वस्तु सेवा का व्यापार करना है आप ऑस्ट्रेलिया के साथ करिए। ऑस्ट्रेलिया अपनी प्रतिबद्धता के साथ ये कह रहा है कि वह 100% पूरी की पूरी तरीके से जो क्या टैरिफ लाइंस थे उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा, उसको हटा देगा। तो इसमें ड्यूटी ऑन 100% टैरिफ लाइंस है वो पूरी तरीके से अब हटा दी जाएगी। यानी भारत की जो वस्तु सेवा है आसानी से ऑस्ट्रेलिया के बाजारों में प्रवेश कर सकेंगे। यानी आप मन बना रहे हो कि अपना कोई आपके पास हुनर है, ऑस्ट्रेलिया के बाजारों में पहुंच करके अपना आप हुनर दिखा करके अगर कोई वहां पर रोजगार के लिए जाना चाहते हो तो आपका ऑस्ट्रेलिया दिल खोल कर अब क्या करता, स्वागत। वाइस वर्षा इसी प्रकार भारत में भी कोई ऑस्ट्रेलियन सामान या कोई भी यानी सर्विसेज देने के लिए वहां का कोई भी ऑस्ट्रेलियन आ सकता है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई सीमा शुल्क नहीं लगने वाला है। अगला ही इससे क्या होगा हमने आपको बता ही दिया। वर्तमान समय में द्विपक्षीय जो दोनों देशों का जो है ये कितना व्यापार 31 बिलियन यूएस डॉलर का है। कितना भाई, 31 बिलियन यूएस डॉलर का है। और यही अगले 5 वर्षों में जो ये एक्टा लागू होगा तो अगले 5 वर्षों में 45 से यानी 31 बिलियन यूएस डॉलर से इंक्रीज होकर के 45 से 50 बिलियन यूएस डॉलर होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, यहां जो फैक्ट फिगर हमने उठाया है ये आपके प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के हैं। तो कोई भी अगर कोई फैक्ट या फिगर अगर आपको किसी दूसरा लगता है तो ऑफिशियल डेटा है, आप इसमें विश्वास कर सकते। हमने अपनी तरफ से कोई फैक्ट इसमें ऐड करने की कोशिश नहीं किया है। और आपको कहीं क्या लिखा है इससे मतलब नहीं, आपको हमेशा जो भारत सरकार का ऑफिशियल डेटा है वही इस्तेमाल अपने आंसर में भी आपको करना चाहिए। तो हमने क्या कहा, ये पीआईबी में ही दिया हुआ था कि क्या दिया कि दोनों देशों का जो द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में अगर देखा जाए, हम 2022 में जी रहे हैं तो 2022 में कितना है, 31 बिलियन यूएस डॉलर है। लेकिन जब हम 5 साल अगले 2027 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की समीक्षा कर रहे होंगे तो दोस्तों ध्यान रखिएगा या इंक्रीज हो करके 45 से 50 बिलियन यूएस डॉलर किए जाने का अब लक्ष्य यानी क्या किया गया, टारगेट सेट किया गया है। तो ये आपका आगे समझिएगा ऑस्ट्रेलिया का भारत का ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या महत्व है। इससे भारत को भी फायदा होगा और साथ में ऑस्ट्रेलिया को भी फायदा होने वाला है। तो प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि भारत को क्या फायदा होने वाला। तो भारत बहुत सारा सामान, रॉ मटेरियल्स और मध्यवर्ती जो वस्तुएं होती हैं वो कहां से मंगाता, ऑस्ट्रेलिया से आयात करता है। अभी तक उस पर बहुत सारा क्या लगता था, यानी वो सीमा शुल्क भारत में आती थी तो भारत में सीमा शुल्क लगा दिया जाता था, या यहां से कहां जाती थी ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया में भी सीमा शुल्क या अन्य प्रकार के जो ड्यूटीज हैं उनको लगा दिया जाता था। लेकिन अब 100% टैरिफ ये फ्री हो जाएगा तो इससे फायदा क्या होने वाला, ये चीपर यानी सस्ते हो जाएंगे रॉ मटेरियल्स, कच्चे सामग्री एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो मध्यवर्ती यानी प्रोडक्ट उत्पाद हैं ये भारत में आसानी से अवेलेबल हो सकेंगे क्योंकि भारत इससे फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार माल तैयार करता है। तो अपना भारत तैयार माल बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल कच्चा माल या मध्यवर्ती प्रोडक्ट मध्यवर्ती उत्पाद जो ऑस्ट्रेलिया से मंगाता अब सस्ता होने के बिल्कुल आसार दिख रहे हैं। और इससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच जो आर्थिक संबंध है वो आगे लगातार बढ़ते जाएंगे। जब आगे लगातार बढ़ते जाएंगे तो एक महत्वपूर्ण एरिया ये बनकर उभरेगा जब किसी दो देशों के द्वारा यानी आर्थिक संबंधों को प्रमुखता दी जाती है और उसके साथ कोई समझौता कर करके उसे आगे ले जाने का प्रयास किया जाता है और उसमें बिना रुकावट के यानी जो ऑस्ट्रेलिया के लिए जरूरी उत्पाद है निर्बाध रूप से भारत उसको क्या करते, आपूर्ति करता रहे। बदले में भारत के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए या मध्यवर्ती प्रोडक्ट चाहिए बिना यानी बाधा के ऑस्ट्रेलिया अगर भारत को आपूर्ति करता रहता है तो इसी को क्या कहा जाता दोस्तों, इसी को कहा जाता है रेजिलिएंट सप्लाई चेन। तो
तो इससे क्या होने वाला, रेजिलिएंट सप्लाई चेन आरएससी यानी रेजिलिएंट सप्लाई, जो ये टर्मिनोलॉजी है, जब भी आप मेंस का कोई आंसर लिखिए, अगर कोई क्वेश्चन एक्टा से पूछा जाता तो इनका इस डेटा का इस्तेमाल जरूर आपको करना होगा। तो इससे हमने क्या कहा कि भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया से रॉ मटेरियल के साथ साथ जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो आसानी से भी प्राप्त होने वाला, बदले में ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया को भी भारत से फायदा होने वाला। और इस प्रकार जो रेजिलिएंट सप्लाई चेन की एक श्रृंखला है वो भी अबाध रूप से आगे बढ़ने वाली है। भारत में एक्टा लागू होने से क्या फायदा होगा, तो हमने पीछे भी कहा कि इससे रोजगार के अवसर और ज्यादा जनरेट होंगे। तो आपके मन में ये कौन रहा होगा कि सर बताइए कितनी नौकरियां हमको मिलने वाली, तो एक्टा लागू होने से क्या कहा गया कि 10 लाख, कितने, 1-2 नहीं बल्कि 10 लाख अतिरिक्त एडिशनल जो जॉब्स है, नौकरियां हैं, इनका भारत में सृजन होगा। किसके अंतर्गत, एक्टा इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत होने वाला। इसके अलावा और भारत के, ये तो भारत में 10 लाख नौकरियां होंगी, क्या हम ऑस्ट्रेलिया जा करके वहां में कुछ रुपया पैसा कमा सकते, तो जी हां, हम ऑस्ट्रेलिया जा करके अब रुपया पैसा कमा सकते। भारत के जो योगा के टीचर हैं, इनकी ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा डिमांड है। तो फायदा योगा के क्षेत्र में, समझिए, समझौता आर्थिक क्षेत्र में हुआ, लेकिन प्रभाव सामाजिक क्षेत्र व सांस्कृतिक क्षेत्र में भी नजर आने वाला है। कैसे आने वाला, तो भारत के जो योगा टीचर्स हैं, और भारत हमेशा विश्व के दूसरे देशों में यहाँ के जो शेफ हैं, उनकी खाना बनाने की जो क्वालिटी है पूरे विश्व में मशहूर है। तो हमारे शेफ भाई और दूसरा योगा टीचर, इनका बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में डिमांड होने वाली। तो ये ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे और ये एनुअल वीजा कोटा इनको आसानी से, अब जो अभी तक वीजा इनको मिलने में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना होता था, लेकिन अब मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, इनको आसानी से अब वीजा मिल जाने वाला है। तो एनुअल जो वीजा कोटा इनका है वो भी, इससे फायदा इनको होने वाला। इसके अलावा अब समझिएगा, भारत के जो स्टूडेंट छात्र हैं वो ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के लिए जाते हैं, लेकिन स्टडी करने के बाद उन्हें वहां पर वीजा जैसी समस्या, काम करने के लिए बहुत सारी दिक्कत होती थी, आसानी से उन्हें वीजा नहीं मिल पाता था। लेकिन अब एक्टा ये लागू होगा तो छात्रों को जो वहां कोर्स करने गए, कोर्स करने के बाद इसी को कहा जाता पोस्ट स्टडी, यानी स्टडी के बाद अब उनको चाहिए नौकरी, और नौकरी, तो वो नौकरी के लिए भी इससे द्वार खुलेंगे। यानी जो एक्टा है, ये एक्टा के माध्यम से पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, यानी काम करने के लिए, अब स्टडी पूरी हो गई, अब हमें वहां काम करना है, तो क्या चाहिए, वीजा। तो इसी को पोस्ट स्टडी वीजा के नाम से जाना जाता, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। भी इसके माध्यम से कितना, भारत के लगभग 1 लाख से ज्यादा, 1-2 नहीं, 10-20 हजार नहीं, 1 लाख से ज्यादा छात्रों को पोस्ट स्टडी वर्क वीजा आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और इसके माध्यम से जो भारत के छात्र हैं, जिनकी जो लगभग 1.5 वर्ष से लेकर के 4 वर्षों तक आसानी से वहां पर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि आसानी से इनको वीजा मिल जाएगा। जब ये, अब चूंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में मधुरता आ रही है, तो जब भी दो देशों के आर्थिक संबंधों में मधुरता आती है, राजनीतिक स्थिरता होती है, सामाजिक क्षेत्र में समरसता व सौहार्दता देखी जाती है, पाई जाती है, और सांस्कृतिक संबंधों में भी एक दूसरे के क्लोज होते हैं, और लोकतंत्र जैसी प्रणाली में विश्वास करते हैं, आधुनिक जो मूल्य है, स्वतंत्रता, समानता, इनमें विश्वास करते, भाईचारे में विश्वास करते हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसे देश में, सभी ऐसे देशों में अन्य जो देश हैं उनको विश्वास हो जाता कि वहां पर अगर किसी प्रकार का कोई भी निवेश किया गया तो उसमें नुकसान होने वाला नहीं है। तो इसमें भी अब क्या होगा, जो आपका इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, दूसरे देशों से ऑस्ट्रेलिया में भी आएगा, यानी ऑस्ट्रेलियन कंपनियां इंडिया में, इंडिया की कंपनियां आसानी से ऑस्ट्रेलिया में जाकर के इन्वेस्टमेंट करेंगी, यानी निवेश करेंगी। तो इससे भी फायदा होने वाला। अगला, एक्सपोर्ट, निर्यात। निर्यात, ये भारत के संदर्भ में, भारत में इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा पहले की तुलना में। और दूसरा, निर्यात। निर्यात का मतलब हुआ भारत अपना सामान जब दूसरे देशों में भेजता है तो उसको निर्यात, एक्सपोर्ट कहा जाता। इससे भारत के निर्यात में भी उछाल देखने को मिलेगा, यानी एक्टा लागू होने के बाद। बाकी इसमें जो, यानी बेमतलब के नहीं, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट जो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट, अतिरिक्त रोजगार, उनका भी इससे क्या होने वाला है, सृजन होगा। और इस प्रकार
भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो संबंध हैं वो कठोर होने की बजाय सरलता के साथ आगे बढ़ेंगे और दोनों देशों के जो संबंध में है इनमें और ज्यादा मधुरता आने वाली है। तो इतना एकटा लागू होने का जो प्रभाव है वह केवल आर्थिक क्षेत्र में नहीं बल्कि हमने राजनीतिक भी कवर किया, सामाजिक सांस्कृतिक भी कवर किया और साथ में राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ेगा, रोजगार पर, छात्रों पर, यानी क्या क्या प्रभाव पड़ेगा यह भी हमने आपको बताने की इसमें कोशिश की। अब इसलिए भी इंपॉर्टेंट है सामरिक समझौता क्यों कहा गया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सामरिक इसलिए है क्योंकि कोई भी मंच हो हमेशा भारत का ऑस्ट्रेलिया साथ देता आया है, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की बात करना हो या फिर विश्व के अन्य अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनके मंचों पर भारत के समर्थन की बात हो, ऑस्ट्रेलिया हमेशा भारत के साथ रहा है एक एलआई के रूप में। तो ये मान सकते हैं कि इससे क्या यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया का के क्लोज रिलेशन एकटा लागू होना ये दोनों देशों के लिए क्या है यानी एक महत्वपूर्ण कदम ये साबित होने वाला है। तो क्यों, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया ध्यान दीजिएगा आगे यानी डिफेंस के क्षेत्र में या स्ट्रेटेजिकली दोनों क्यों इतने इंपॉर्टेंट है इनका क्लोज होना। तो जो क्वाड में 4 देश हैं तो इनमें आपको पता है इसमें आपका कौन है, इंडिया है और कौन, जापान है, यूएसए है और एक देश कौन है, ऑस्ट्रेलिया। इन 4 देशों का जो समूह है इसी को क्वाड के नाम से जाना जाता और एक क्वाड के द्वारा ही आप ध्यान दीजिएगा इन्हीं 4 देशों के द्वारा एक एक्सरसाइज भी की जा रही है जिसे मालाबार के नाम से जाना जाता और यह एक्सरसाइज मालाबार 2007 से की जा रही है। तो दोनों देश इसलिए भी एक आपका एकटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों देश क्वाड में शामिल हैं। इसके अलावा ट्राइलेटरल सप्लाई चेन इनिशिएटिव त्रिपक्षीय, इसी को त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला पहल के नाम से जाना जाता। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देश ट्राइलेटरल सप्लाई चेन इनिशिएटिव के भी मेंबर्स हैं और साथ में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम जिसे इपेक के नाम से जाना जाता, यहां लिखा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम यानी जो इंडिया और प्रशांत महासागर के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं उन देशों के आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक फोरम लाया गया, इसी को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम के नाम से जाना जाता, अपेक के नाम से जाना जाता। तो दोनों देश अपेक के भी मेंबर हैं। इपेक कौन, इपेक आईपी यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम इसके भी मेंबर हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, अगर अन्य हम संगठन की बात करते हैं तो दोनों देश किसके मेंबर हैं, G20 के हैं, इंडियन ओशियन नवल सिंपोजियम के अंतर्गत जो आपका एक और आपका IOR होता है उसके भी क्या है मेंबर हैं, उसकी भी हम बात क्या करने वाले हैं। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, सबसे अच्छी बात ये है कि आगे चल करके जो क्या कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जिसे क्या कहा जाता है, ये आपका क्या हुआ, एकटा हुआ। अभी एकटा के बाद अगला इसी का जब अभी तो वस्तु सेवा के लिए ये छूट दी गई, जब अन्य क्षेत्रों में यानी हम बहुत ज्यादा और आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक सब में यानी खुले तौर से छूट दे देते हैं तो इसी को आगे सेपा। तो जो अगला सेपा के लिए भी इसके द्वार खुलने वाले हैं, किसके, सेपा जिसे कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता, जो अभी भारत ने सेपा का समझौता यूएई के साथ किया है। किसके साथ किया, यूएई के साथ किया। तो भारत आगे चल करके इसी जो अभी एकटा हुआ ये आगे चल करके सेपा में भी कन्वर्ट हो सकता। वहीं पर ये लिखा, यही बात इसमें लिखी है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो आर्थिक संबंध हैं ये साझे हितों को आगे बढ़ाएंगे और एक दूसरे के पूरकता के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। यही बात यहां पर आपके लिखी हुई है कि नेक्स्ट वे कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप बिटवीन द टू वाइब्रेंट इकोनॉमी, वाइब्रेंट का मतलब उभरती हुई जो अर्थव्यवस्थाएं दोनों देश की हैं, वाइब्रेंट इकोनॉमी। तो इससे क्या होगा, वाइब्रेंट इकोनॉमी विद शेयर्ड यानी साझे हितों को आगे बढ़ाएंगी, ट्रेड कंप्लीमेंट्रीज यानी जो व्यापार पूरकता है, यानी अगर एक देश बाहर कर दिया गया तो दूसरे देश का व्यापार प्रभावित अगर होने लगे तो इसी को ट्रेड कंप्लीमेंट्रीज के नाम से जाना जाता। तो ये आगे चल करके यानी सेपा कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के भी द्वार खोलने वाला है, क्योंकि इससे दोनों देशों के जो साझे हित हैं और व्यापार पूरकता है वो भी क्या साथ साथ चलने वाली है। हमने कहा कि इसलिए इंपॉर्टेंट है, पीछे भी
हमने आपको बताया ही। साथ में दोनों देश G20 के भी क्या मेंबर हैं, कॉमनवेल्थ के भी मेंबर हैं। फिर आपको बताए थे इंडियन ओशियन रीजन का जो ये आपका IOR ARC है, इसके भी मेंबर हैं। एशियान के द्वारा जो रीजनल फोरम स्थापित किया गया, आसियान रीजनल फोरम के भी दोनों क्या हैं, सदस्य हैं। इसके अलावा एशिया पैसिफिक पार्टनरशिप ऑन क्लाइमेट एंड क्लीन डेवलपमेंट, यानी एशिया प्रशांत साझेदारी, यानी जलवायु और स्वच्छ विकास पर जो एशिया पैसिफिक पार्टनरशिप स्थापित किया गया है, उसके भी दोनों मेंबर हैं। तो चाहे बात G20 की हो, चाहे कॉमनवेल्थ की हो, और चाहे आपका क्या हो IORRC की बात हो, या फिर एशिया पैसिफिक पार्टनरशिप ऑन क्लाइमेट चेंज एंड क्लीन डेवलपमेंट की बात हो, दोनों मेंबर हैं। इसके अलावा ईस्ट एशिया समिट जो होती है, उसमें दोनों देश एज ए एक्टिव मेंबर के रूप में पार्टिसिपेट भी करते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का इतना ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता क्योंकि भारत अपने आसपास के देशों की अर्थव्यवस्थाओं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंधों को आगे ले जाने के लिए एक सार्क नामक संगठन, जिसे दक्षेस के नाम से जाना जाता, इसका गठन करता है। और इसमें जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया को 2008 में, कब यहां पर आपका लिखा, ऑस्ट्रेलिया को 2008 में ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक मेंबर के रूप में भी शामिल कर लिया गया है। बात समझ में आई। अब रक्षा के क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध कैसे हैं, अगर ये आपको सामरिक संबंधों को बताना हो तो भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया, हमने कहा ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। हम महाशक्तियों के साथ क्वाड आपने लिया, मालाबार, तो मालाबार जो एक्सरसाइज होती है, ये 4 देशों के साथ होती है, जिसमें अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के, यानी क्या है, 4 देश मिलकर के एक ज्वाइंट एक्सरसाइज करते, इसी को मालाबार के नाम से क्या है, जाना जाता है। ये एक्सरसाइज 2007 से हो रही है। कब से, यानी ये मालाबार एक्सरसाइज 2007 से हो रही। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ नौसेना की जो एक्सरसाइज होती है, इसी को असेंडेक्स के नाम से जाना जाता। तो चाहे मालाबार की बात हो, चाहे असेंडेक्स की बात हो, यानी ये एक्सरसाइज होती। इसके अलावा पिच ब्लैक, ये इंपॉर्टेंट है। पिच ब्लैक अभी हाल फिलहाल में हुई है। पिच ब्लैक एक्सरसाइज पहली बार, यानी इसमें इंडियन एयरफोर्स ने कब इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो 2018 में ये कहां हुई थी, ऑस्ट्रेलिया के डार्विन नामक यानी बंदरगाह पर हुई थी। तो ऑस्ट्रेलिया के 2018 के एक्सरसाइज से भारत इसमें एक्टिव होकर के पार्टिसिपेट कर रहा, जिसे पिच ब्लैक के नाम से जाना जाता है। तो हमने कौन बताया, मालाबार की बात हो, चाहे असेंडेक्स की बात हो या पिच ब्लैक, सब में भारत एक्टिव अपनी भूमिका का इसमें निर्वहन कर रहा है। इसके अलावा भारत के द्वारा रक्षा क्षेत्र में जो सूचना, यानी बहुत सारी गुप्त सूचनाएं होती हैं, वो उसी देश को शेयर की जा सकती हैं जिनके बीच आपका विश्वास होता है। तो जो लॉजिस्टिक या खुफिया जानकारी आप कह लीजिए, जो आर्मी या कहा जाए दोनों देश की रक्षा एजेंसी है उनके पास होती, वो भी सूचना साझी की जा सके। तो इसी के लिए भारत ने 2020 में कौन सा एक समझौता किया, जिसे मलसा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ये मलसा, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेंस में। जब तक ये टर्मिनोलॉजी और ये सब आपका नहीं लाओगे, तब तक आपको अच्छे नंबर मिलने वाले नहीं है। तो हमने क्या कहा, मलसा 2020 में भारत व ऑस्ट्रेलिया के रक्षा क्षेत्रों में सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए, सूचना कौन है, लॉजिस्टिक प्रकार की भी हो सकती है। तो ये आपका कौन, मलसा, यानी म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अरेंजमेंट। फुल फॉर्म क्या है, ये आपकी मलसा की आपके सामने लिखी, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, मलसा के नाम से जाना जाता। 2020 में भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। इसके अलावा डसटिया, इसको हम क्या याद करते हैं, डसटिया, डी से हो गया डिफेंस, एस से हो गया साइंस, एंड टी से हो गया टेक्नोलॉजी, और आई से हो गया इंप्लीमेंटिंग, और ए से हो गया एग्रीमेंट। ए से क्या हो गया, एग्रीमेंट। तो ये आपका कौन, दो हो गए, एक मलसा हो गया, दूसरा डस्टिया। ये दो समझौते भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या हुए हैं। इसके अलावा दोनों देशों के द्वारा कुछ ऐसे अन्य चीजें हैं जो शेयर्ड साझे रूप में मिलिट्री प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल की जा सकती। यानी ये आपका भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए ये समझौता हुआ कि अगर जरूरत हुई तो ये आपके सामने ये
क्या 4 चीजें लिखी हैं साझे प्लेटफॉर्म के रूप में इनका इस्तेमाल हो सकता। एक है C-17 स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी C-17 सामरिक ट्रांसपोर्ट परिवहन एयरक्राफ्ट, दूसरा C-130 टेक्टिकल मतलब हुआ, टेक्टिकल का मतलब एक टेक्टिक्स आप जानते हैं यानी 2 के अलावा तीसरा जब कोई बात ना जाने तो उसको टेक्टिक्स बोलते हैं। तो ये अगला कौन है C-130 टेक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, इसका इस्तेमाल हो सकता। तो हमने क्या कहा C-17 स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। अगला हमने कहा C-130 टेक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। अगला P-8 मेरीटाइम रिकोनेसेंस का मतलब होता है टोही का मतलब जासूस करना यानी जासूसी तो जासूसी करने के लिए P-8 मेरीटाइम एयरक्राफ्ट है, इसका भी साझे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल हो सकता। अगला है चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, एक आपका कौन है चिनूक हेलीकॉप्टर है, इसका भी क्या साझे उद्देश्य के रूप में इस्तेमाल हो सकता। तो ये कितने 4 चीजें हैं जिनका भारत और ऑस्ट्रेलिया साझे उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर सकता। तो पहला हमने आपको क्या बताया C-17 स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, दूसरा हमने कहा C-130 कौन सा टेक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, और अगला हमने कहा P-8 मेरीटाइम रिकोनेसेंस एयरक्राफ्ट, और इसके बाद आपका चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, इनका साझे रूप में भारत और ऑस्ट्रेलिया इस्तेमाल करता है और आगे भी करता रहेगा। कुल मिलाकर के रक्षा के क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो संबंध है इनमें बहुत ज्यादा क्या प्रगाढ़ता अब और आगे देखने को आपको मिलने वाली है। इसके अलावा भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा, स्वास्थ्य या इसी प्रकार के जो अन्य सेक्टर है उनमें सहयोग आगे बढ़ता रहे, तो इनके द्वारा ऑस्ट्रेलिया इंडिया काउंसिल का भी गठन किया गया। ऑस्ट्रेलिया इंडिया काउंसिल का भी गठन किया गया है। अब बात करें आर्थिक क्षेत्र में, भाई आर्थिक क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया किस पोजीशन पे है। ध्यान दीजिएगा, जो ऑस्ट्रेलिया है या भारत का 17वां लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, यानी अगर सबसे बड़ा व्यापार साझेदार की हम बात करते तो 17 नंबर पे 17वां भारत का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और साथ में जो ऑस्ट्रेलिया है या भारत ऑस्ट्रेलिया का कौन सा, तो ये 9 लिखा है, 9वें नंबर का 9th पार्टनर है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया भारत का 17वां लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और साथ ही हमने ये कहा कि जो ऑस्ट्रेलिया है यह भारत का 9वां लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इनको भी आप ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट आपके डाले जा सकते हैं। तो ये था आर्थिक क्षेत्र, इसलिए दोनों देश अब हो सकता है क्या हो सकता कि आगे चल करके जो ये आपका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इसमें और ज्यादा यानी क्या आए और ये नजदीकियां और इनमें रैंक सुधार हो, क्योंकि अब और ज्यादा व्यापार होने वाला है। अब ये आपका आगे एक चीज और समझ लीजिएगा, हाँ ये आपका हो गया। इसके बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया समझे रणनीतिक क्षेत्र में हमने कहा यानी सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विकास के क्षेत्र में आगे संबंधों को ले जाने के लिए ऑस्ट्रेलिया इंडिया काउंसिल का गठन किया गया। लेकिन सामरिक क्षेत्र, सामरिक का मतलब हुआ जिसको आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते हो, और नजरअंदाज करने का मतलब हुआ कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। तो इसके लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों देश क्यों चाहेंगे कि उनके अपने हाथ अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारे, तो इसके लिए स्ट्रेटेजिक यानी एक रिसर्च फंड स्थापित कर दिया गया, जिसे किस नाम से जाना जाता, ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड। ये कब, ये 2006 में रिसर्च फंड कब स्थापित किया गया, तो ये आपका ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड 2006, और इस कितने मिलियन, 100 मिलियन US$ के साथ। और इसका उद्देश्य क्या है, एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में अगर एक दूसरे का सहयोग करना हुआ तो इसी फंड से दोनों देश क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी, अंतरिक्ष के क्षेत्र में एस्ट्रोफिजिक्स, अंतरिक्ष से संबंधित फिजिक्स जो है, इन्वायरमेंटल साइंस, पर्यावरणीय विज्ञान, दूसरा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, और नैनो टेक्नोलॉजी, जो ये एरिया आपके सामने लिखे हैं, इन्हीं क्षेत्रों में रिसर्च एंड
रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D को आगे ले जाने के लिए भारत व ऑस्ट्रेलिया एक स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड की स्थापना किए हैं, जिसे किस नाम से जाना जाता? ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड, जो 2006 में गठित होता है, स्थापित किया जाता $100 मिलियन के साथ। ठीक, अब आइए कि अभी स्ट्रेटेजिक मामले में ये आगे हो रहे थे, तो स्ट्रेटेजिक क्षेत्र में दोनों पार्टनरशिप यानी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कब बनते हैं? ऑस्ट्रेलिया और इतना जब संबंध आगे बढ़ रहा था तो जाहिर सी बात है सामरिक संबंध राजनीतिक मंच पर भी कर लिया जाए। जब राजनीतिक रूप से उसकी स्वीकार्यता मिल जाती तो उसी को किस नाम से जाना जाता? उसी को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के नाम से जाना जाता। तो जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों के बीच हुआ, ये कब हुआ? तो ये 2009 में, 2006 में फंड स्थापित किया गया, ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड। लेकिन उसी के 3 साल बाद 2009 में भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसे सामरिक सहयोगी के नाम से जाना जाता, सामरिक सहयोगी बन जाते हैं, सामरिक सहयोगी बन जाते। अब बात आती जो एकटा ये समझौता हुआ यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये किन किन क्षेत्रों में हुआ? तो ये ट्रेड इन गुड्स यानी वस्तुओं में जो व्यापार होता है, वस्तुओं में व्यापार, और रूल्स ऑफ ओरिजिन। एक यहां एक नया शब्द यूज हुआ, यानी कौन सा? रूल्स ऑफ ओरिजिन। तो इसका मतलब क्या है? रूल्स ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है? किसे कहा जाएगा रूल्स ऑफ ओरिजिन? तो रूल्स ऑफ ओरिजिन का मतलब हुआ कि कोई उत्पाद किस क्षेत्र का ये यानी उत्पन्न हुआ है, मूल उसका। जैसे आप आलू बेचते हो तो आलू किस देश में आलू हुआ, या और कोई आपका जैसे आपका कपड़ा ये खरीदते हो तो ये बनके कहां से आया, किस देश से आया? जहां से इसकी मूल रूप से रॉ मटेरियल जहां पैदा होता है, उस रॉ मटेरियल वाले क्षेत्र को ही क्या कहा जाता? रूल्स ऑफ ओरिजिन यानी ओरिजिन कहा जाता। और इस पे रूल्स ऑफ ओरिजिन पर अधिकार ज्यादा किसके पास होते हैं? जहां उस उत्पाद का यानी जन्म स्थान है। तो ये रूल्स ऑफ ओरिजिन और ट्रेड इन गुड्स, इसको भी इसमें शामिल किया गया, ट्रेड इन सर्विसेज को भी शामिल किया गया। इसके अलावा टेक्निकल बैरियर्स, कई बार आप देखते हो भारत का अल्फांसो आम यूरोप के बाजारों में गया और यूरोप के देश जर्मनी, फ्रांस मुंह बना के सामने आए। टेक्निकल TBT, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, ये हमारे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए क्या नुकसानदेह है, और तुरंत TBT ठोक देते हैं। यानी भारतीय उत्पादों पर जो टेक्निकल मुद्दों को बता करके उस पे जो बैरियर लगा दिए जाते, उसी को क्या कहा जाता? टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। व्यापार को बाधित करने के लिए जो बैरियर्स यानी टेक्निकल बैरियर, तकनीकी बाधाएं इस्तेमाल की जाती हैं, उसी को TBT। तो इसमें TBT भी शामिल किया गया है। तो हमने क्या कहा? ट्रेड्स इन गुड्स, दूसरा रूल्स ऑफ ओरिजिन, और दूसरा हमने कहा ट्रेड इन सर्विसेज, और TBT को भी इसमें शामिल किया गया है। अगला क्या शामिल किया गया? सैनिटरी, फाइटोसैनिटरी। कई बार आप सुनते हो भारतीय उत्पादों को इसलिए वापस भेज दिया गया क्योंकि कहा गया जो भारतीय लोग गंदे होते हैं, उन्होंने स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा, इसलिए हम आपके उत्पाद को वापस करते हैं। और कहा जाता आपका उत्पाद क्या है? इको फ्रेंडली नहीं है। तो इसी को क्या कहा जाता? सैनिटरी। और जब फाइटोसैनिटरी का मतलब हुआ इको फ्रेंडली नहीं होता, तब उसे अपने देश में प्रवेश करने से मना कर दिया जाए तो उसे फाइटोसैनिटरी। तो इसमें सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स को भी शामिल किया गया है। अगला डिस्प्यूट सेटलमेंट, जो भी विवाद होंगे उनके लिए डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म बनाया जाएगा, विवाद समाधान तंत्र बनाया जाएगा। और जो मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन, प्राकृतिक लोगों का जो आवागमन है अबाध रूप से दोनों देशों में हो सके, तो उसको भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा आज का अगर ये दूरसंचार न शामिल किया जाए तो कैसे समझौता हो सकता? तो टेलीकॉम को शामिल किया गया, कस्टम प्रोड्यूसेज यानी कस्टम प्रोसीजर को शामिल किया गया, कस्टम जो यानी शुल्क लगता है उसको भी शामिल किया गया, तो टेलीकॉम, कस्टम प्रोसीजर। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल, जो औषधि के लिए API आप देखते हो भारत किससे मंगाता है? तो API या तो चाइना या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से मंगाता, तो इसमें फार्मास्यूटिकल और प्रोडक्ट को शामिल किया गया। तो ये आपके क्या है? इसी प्रकार के अन्य एरिया क्षेत्र हैं जहां पर यानी कोऑपरेशन देखने को मिलने वाला है। तो ये प्रमुख रूप से जो क्षेत्र हमने आपको बताए, ये दिमाग में आपको रखना चाहिए।
बात समझ में आई? तो ये क्या टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपके मन में अंत में प्रश्न उठ रहा होगा, सर इतनी कहानी सुना दिए, ये तो बताया ही नहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध कैसे कब से शुरू हुए। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया भी गुलाम था ब्रिटिशों का, अंग्रेजों का, ब्रिटिश हुकूमत का, और हम भी गुलाम थे। लगभग एक साथ दोनों लोग आजाद होते हैं, लेकिन भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंधों की नींव कब डाल ली थी? तो 1941 में ही कंसुलेट स्तर पे भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध यानी क्या स्थापित कर लिए गए थे। लेकिन इसके पहले ही ऑस्ट्रेलिया आज ऑस्ट्रेलिया के रूप में इसका अस्तित्व 1901 कब हमने बताया, यानी इनका अस्तित्व कब आ चुका था? इनका अस्तित्व 1901 में आ चुका था, अस्तित्व में आ चुका था। यानी ऑस्ट्रेलिया फार्म्ड कब हुआ? 1901 में, लेकिन 1941 में कंसुलेट के स्तर पर भारत व ऑस्ट्रेलिया, भारत एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध को क्या किया जाता? स्थापित किया जाता है। बात करें कि क्या भारत जब 1947 में आजाद हुआ, आजाद के बाद यानी 1950 की बात है, पहले प्रधानमंत्री कौन? रॉबर्ट मेंजी। रॉबर्ट मेंजी साहब ये पहले प्रधानमंत्री थे जो 1950 में भारत आए थे। तो ये आपके ऐतिहासिक आपको बताना हो तो 1901 में ऑस्ट्रेलिया बना, 41 में हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंधों को स्थापित कर लिया, और फिर 1950 में ही कौन? तो रॉबर्ट मेंजी साहब के द्वारा भारत की यात्रा की जाती है। इसके अलावा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जितना भी अब रिलेशनशिप था, हर एक एरिया में हमने आपके सामने क्या किया? कवर करने की कोशिश की है। यकीन मानिए प्री मेंस इंटरव्यू तक आप बोलने की स्थिति में आप हो गए होंगे। ये वीडियो देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन अगर भारत ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप से आता है तो हम उम्मीद करते हैं इसी के अंदर से आना चाहिए। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज बनी हुई है वो कौन? IIP, जिसे किस नाम से जाना जाता? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, और इसे किस नाम से जाना जाता? तो इसे जो औद्योगिक उत्पाद सूचकांक, हिंदी में क्या बोले? तो हिंदी में इसे औद्योगिक किस नाम से जाना जाता? औद्योगिक उत्पाद सूचकांक के नाम से जाना जाता। ये अब क्यों चर्चा में है? क्योंकि इस जो 8 कोर इंडस्ट्री इसमें शामिल की जाती हैं, अभी इसका क्या यानी इसका जो इंडेक्स है ये जारी किया गया, इसकी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। और जो रिपोर्ट जारी की गई है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 0.01 की वृद्धि हुई है। कितनी? 8 जो कोर इंडस्ट्री होते हैं उनमें कितनी? तो पिछले अक्टूबर से तुलना की गई। पिछले अक्टूबर का मतलब हुआ अक्टूबर 2021 की तुलना में अक्टूबर 2022 में जब हम कंपेयर करते हैं तो कितनी? तो ये 0.1% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो ये 0.1% की क्या हुई? वृद्धि। अब बात आती है कि वृद्धि किस में हुई है? क्वेश्चन ये भी आपके प्रीलिम्स में यूपीएससी में भी पूछा गया, किन एरिया में 8 कोर इंडस्ट्री, वो कोर का मतलब हुआ कहते हैं कोर मेंबर है जिसके बगैर अर्थव्यवस्था चल ही नहीं सकती। ऐसे इंडस्ट्री को क्या कहा जाता? कोर इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता। तो 8 कोर इंडस्ट्री में से 4 में वृद्धि दर्ज की गई। ओवरऑल 0.1% की वृद्धि हुई, और 8 जो कोर उद्योगों को हम शामिल कर लेते हैं तो टोटल अब जो बास्केट में बनता है तो 8 कोर को शामिल करने के बाद यानी 0.1% की वृद्धि होने के बाद अब ये कितना? 40.27% ओवरऑल इनका वेटेज भारांक हो गया है। कितना? 40.27% हो गया। तो जो ये 4 ऐसे कोर इंडस्ट्री हैं जिनमें वृद्धि देखी गई, ये कौन है? तो ये फसी से याद, फसी यानी FSCE फसी से याद रखिएगा। फसी FSCE फसी में वृद्धि, फसी में क्या हुई? वृद्धि हुई है। तो फसी से यानी फर्टिलाइजर हो गया, S से स्टील हो गया, C से सीमेंट हो गया, और E से क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी। सॉरी, यहां C से क्या है? सीमेंट नहीं, C से कोल है, C से कोयला में वृद्धि हुई। इस बात का भी ध्यान रखिए क्योंकि एक आपको और C आने वाला है। यहां पहले कोयला जो कि बिजली हम बनाते हैं, बिजली में वृद्धि हुई तो कोयला प्रोडक्शन तो अपने आप बढ़ेगा। जब तक कोयला नहीं उत्पादन बढ़ेगा बिजली की चांसेस ही नहीं। तो फसी में वृद्धि हुई। यानी 8 कोर इंडस्ट्री भी अपने माइंड में रखिए। कौन? ये 8 है। यहां से भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका, तो हमने आपको बताया कौन कौन से 8 कोर इंडस्ट्री हैं जिनमें वृद्धि हुई, जिनमें 4 में वृद्धि हुई। फसी यानी
एफ से फर्टिलाइजर, एस से आपका क्या हो गया स्टील, सी से कोल हो गया, ई से इलेक्ट्रिसिटी। इनमें वृद्धि हुई और टोटल हमने आपको पीछे भी बता दिया अब कितना मान हो गया है, तो ये 40.27% भारांक हो गया है। बात करें चार अन्य कौन से हैं, तो ऐसे याद रखो, फंसी ये हो गया, ये फंसी हो गया, और क्या फंसा, क्या फंसी, तो क्या फंसी एनआरसी। एनआरसी, एनआरसी का नाम सुने होगे, बहुत सारा आप सुने हो, फंसी एनआरसी। एनआरसी असम वाला याद आ रहा है कि नहीं एनआरसी, तो एनआरसी फंस गई, तो ये फंसी में वृद्धि हुई। और क्या एनआरसी, एनआरसी में क्या है, यानी एनआरसी अन्य चार हैं जिनमें नेचुरल गैस है, आर से रिफाइनरी है, सी से सीमेंट है, और सी से क्रूड ऑयल, कुछ भी सीमेंट क्रूड ऑयल आगे पीछे कर लो कोई दिक्कत नहीं। तो फंसी एनआरसी और एक सी और है, तो ये फंसी एनआरसी 8 ही कोर इंडस्ट्री है जो इसमें शामिल होते, दिमाग में बैठा लो, फंसी एनआरसी आप भूलेंगे भी नहीं। 4 में वृद्धि हुई फंसी, और एनआरसी में नेचुरल गैस, रिफाइनरी, कोल और क्रूड ऑयल, इनमें क्या है ये 4 अन्य शामिल की जाते हैं। अब इतनी बात हुई तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, सर ये कौन डेटा जो निकाला है, ये इंडेक्स निकाला है, ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता, किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता, तो ध्यान रखिएगा ये एनएसओ, पहले ये सीएसओ यानी एसओ मिल करके सीएसओ का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब 2019 में इसको एनएसओ से एनएसओ एनएसओ और एक और था उसको मिला करके किसको क्या कर दिया गया, सीएसओ को मिला करके एनएसओ बना दिया गया, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा यानी ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसी के द्वारा ये आईआईपी प्रकाशित किया जाता है। आधार वर्ष कब का है, 2011-12। तो ये आधार वर्ष आपसे पूछा जाए तो आधार वर्ष क्या है, 2011-12 का है। आगे आइए, यहां तक 2 मुद्दे हमने आपको कवर कर लिया। अब तीसरे मुद्दे की ओर चलते हैं। तो तीसरा मुद्दा आपके सामने क्या है, ये तीसरा मुद्दा है कि 17वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है किसके, सीमेंट, कंक्रीट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स पर 2022 में, सीमेंट, कंक्रीट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स पर 2022 में कौन सी 17वें नंबर की अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग हो रही, और ये कब के बीच होगी, 6 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर 2022 के बीच ये मीटिंग चलने वाली है। अब बात आती है मीटिंग का आयोजन कौन करेगा, क्योंकि ये भारत में मीटिंग हो रही, भारत के नई दिल्ली जैसे शहर में इसकी मीटिंग हो रही, तो इसका नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स है, इसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। अब की जाएगी तो ये इसमें होगा क्या, तो इसमें जो सीमेंट है वह सीमेंट से संबंधित जो इंडस्ट्री है, मटेरियल्स है, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए यानी ये क्या है, इस मीटिंग को किया जा रहा है। तो इसमें अगर पूछा जाए कि ये नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स ये किसके अंतर्गत आती है, अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता, तो ये प्रमुख, ये प्रीमियर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, जो प्रशासनिक कंट्रोल यानी प्रशासनिक नियंत्रण इसमें किसका है, तो जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है भारत का, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता, उसके अंतर्गत ये शामिल किया जाता है। आगे अब बात करें 2022 की थीम क्या रहने वाली है, तो थीम ये रहेगी मूविंग टुवर्ड्स नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन, क्योंकि आप सीमेंट की भी एक प्रमुख कारक ये आपका विनिर्माण क्षेत्र देखते हो जो पर्यावरण को प्रदूषित करता, तो इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने की बात की जाएगी जिससे क्या हो, यानी उस कदम की ओर चलना जिससे नेट जीरो कार्बन इमिशन सुनिश्चित किया जा सके। तो इसमें मूविंग टुवर्ड्स नेट जीरो कार्बन इमिशन, मूविंग टुवर्ड्स नेट जीरो कार्बन इमिशन, ये इस बार की थीम रहने वाली। दोस्तों एक बात याद रखिए, अगर आप हिंदी मीडियम से भी हो तो थीम इंग्लिश में ही याद करिएगा, क्योंकि हिंदी में याद करोगे ट्रांसलेशन वहां होता है, अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। अगला आयोजन इसका कहां, तो इसका आयोजन कहां हो रहा है भाई, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हो रहा, और ये मनेक्सा सेंटर नई दिल्ली में स्थित है, वहीं पर इसका आयोजन किया जा रहा है। बात करें आप विश्व का सबसे यानी ये सिंगल एक ऐसा लार्जेस्ट इवेंट है जिसमें वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा जो सीमेंट से संबंधित उद्योग है उनके इसमें डेलीगेट्स या उनके लोगों के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया जा रहा है। बात समझ में आई, तो ये तीसरी न्यूज थी। चौथी न्यूज की ओर चलते हैं, तो ये आपका चर्चा में बनी हुई है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक।
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसी को हिंदी में भारत डाक भुगतान बैंक के नाम से जाना जाता। ये इसके पहले अभी ये चर्चा में बनी हुई, क्योंकि इसके द्वारा जो कहा जाए करस्पॉन्डिंग बैंकिंग सॉल्यूशन होता है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता, इसको ये गांव-गांव तक पहुंचा रही है, तो इसलिए चर्चा में आ गई। बात करें पूरी तरीके से, इस पे सरकार का स्वामित्व है। 100% पूंजी जब सरकार किसी भी बैंक में लगाती है तो उसको कहा जाता है, यानी उस सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी। तो ये क्या है, ये 100% इक्विटी इसमें सरकार की लगी है, तो पूरी तरीके से सरकार के अधीन ही ये है। और इसकी स्थापना मोदी जी के द्वारा 1 सितंबर 2018, कब इसका गठन किया गया था, तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 2018 में इसकी स्थापना की जाती है। तो ये क्यों है, क्योंकि भारत आप देख रहे हो कैशलेस डिजिटल इकोनॉमी को लगातार बढ़ता जा रहा, तो वित्तीय समावेशन, लोग क्या है, कैश जो उनकी नगद वाली मानसिकता है, पैसा जेब में रख के चलेंगे, बहुत सारा खतरा, कोई छीन के भाग गया तो खतरा, जान माल का खतरा, कई प्रकार की होती हैं ले जाने का, और उसकी लागत भी भारत सरकार के लिए ज़्यादा आती। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार कैशलेस की ओर बढ़ रही और डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रही है। तो ये क्या है, ये एक्सेसिबल, आसानी से इससे यानी इसकी पहुंच सुनिश्चित हो सकती, अफोर्डेबल वहनी है, एंड ट्रस्टेड बैंक फॉर द कॉमन इन इंडिया, यानी भारत के जो आम जन है उसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का छवि बहुत अच्छी बनती जा रही है, क्योंकि यह एक प्रकार की पहुंच, यहाँ पहुंच इस पे आसानी से हो सकती, विश्वसनीय है, और साथ में वहनीय है, ज़्यादा इसमें लागत भी नहीं आती। इसमें क्या होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, लेस कैश इकोनॉमी, यानी लेस कैश इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, और भारत सरकार जो डिजिटल इंडिया चला रही वो भी इसमें आगे बढ़ने यानी होने वाला है। और इसे कितने 13 लैंग्वेजेज में, इसमें जो 13 लैंग्वेजेज में क्या है, 13 भाषाओं में इस यानी इसमें जो पेमेंट बैंक है उसको इंटरकनेक्ट किया गया है। इसमें ये आपका मोटो जो है, ये मोटो आप ध्यान रख सकते हो, एवरी कस्टमर इज इंपॉर्टेंट, प्रत्येक ग्राहक इंपॉर्टेंट होता, उससे भी ज्यादा एवरी ट्रांजेक्शन सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण होता है, और एवरी डिपॉजिट वैल्यूएबल का मतलब अमूल्य होता है। तो इसकी थीम, इसका मोटो क्या है, तो मोटो भारत सरकार जो इस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को आगे बढ़ा रही, उसका मोटो है एवरी कस्टमर इज इंपॉर्टेंट, every customer is important, every transaction is significant and every deposit is valuable। इस थीम से इसे आगे बढ़ाया जा रहा, और ये पेपरलेस, कैशलेस और प्रेजेंसलेस, ना तो आपको उपस्थित होने की जरूरत है, ना पेपर कागजात रखने की जरूरत है, और ना नगद। तो ये पेपरलेस, कैशलेस और प्रेजेंसलेस की थीम पर इसे स्थापित किया गया है। बात समझ में आई। अगला फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आप कहेंगे ये क्यों चर्चा में, अगला ये कहां से आ गया, तो ये चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि अब खुशी की बात है, एक जारी किया जाता है SRS बुलेटिन, SRS बुलेटिन के द्वारा, यानी क्या किया गया, जो कौन सी MMR होती है, क्या होती है MMR, तो इसमें क्या होती है MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये क्या होती है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट। इसमें अभी क्या गिरावट, ड्रास्टिकली गिरावट देखी गई है, और भारत अब तो उस पंक्ति में पहुंच चुका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जितना टारगेट सेट किया है 2030 तक, भारत लगता है उसको प्राप्त कर लेगा। तो आप कहेंगे सर पहले ये तो बता दीजिए, ये आपका मातृत्व मृत्यु दर, ये जिसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है, ये होती क्या है, तो मातृत्व मृत्यु दर का मतलब हुआ 1 लाख जनसंख्या पर जितनी माताओं की मृत्यु हो जाती बच्चों को जन्म देने के समय, उसी को क्या कहा जाता, उसी को मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका 2014 से 16 के बीच कितना था, 130 था, लेकिन 4 साल के अंदर ही 2018 से 20 तक आते आते इसमें भारी गिरावट देखी गई, यानी क्या हो गया 97, ये प्रति लाख पे है, प्रति लाख पर इतना हो गया है, यानी MMR में भारी गिरावट देखी गई। जहां 2014 से 16 के बीच 130 था, यही 2018
2018 से 20 के बीच इसमें कितना हो गया, 97 हो गया। तो आप देख सकते हैं कितनी गिरावट इसमें दर्ज की गई। और ये प्रति लाख पर ये दर्शाया जाता है। और ये किसके द्वारा, ये जो SRS बुलेटिन है ये MMR पर ये किसके द्वारा रिलीज किया गया, तो यहाँ पर आपके सामने है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्पेशल बुलेटिन इन MMR यानी ये पब्लिक किया गया। तो ये डेटा आप मेंस में जब भी कहीं लिख रहे हो तो वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें रीजन क्या बताया गया, पहला तो ध्यान दो चीजें समझ लो। जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जो 2030 तक प्राप्त किया जाना है, इसमें जो MMR है, MMR ये कितना सेट किया गया है, तो ये कहा गया प्रति लाख जनसंख्या पर ये कितना 70 से कम होना चाहिए। भारत 97 पे पहुंच चुका। और अभी वर्ष कौन सा है, वर्ष अभी हम 2000 यानी यहाँ जो हम सर्वे देख रहे हैं 2020 यानी 2020 यानी ये सर्वे कब है, 2022 में आया। लेकिन डेटा कब का हमने लिया है, 2018 से 20 के बीच लिया। तो 2018 से 2018 से 20 के बीच कितना हो चुका, भारत का 97 हो चुका है। और जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ है MMR को कितना सेट किया है 2030 तक, ये कितना 70 के नीचे ले जाना। तो भारत बिल्कुल आशावादी है, ऑप्टिमिस्टिक है और भारत ये टारगेट प्राप्त भी कर लेगा 2030 तक। 2030 तक भारत के द्वारा ये टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। ये टारगेट क्या है, भारत के द्वारा 2030 तक पूरा कर लिया जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये अब आपकी बात है कि ये आपका, इसके अलावा भारत का जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, आप कहेंगे भारत ने जो अपना नेशनल हेल्थ पॉलिसी में MMR को टारगेट किया था उस सीमा को भारत पार कर चुका, क्योंकि भारत की नेशनल हेल्थ पॉलिसी में MMR कितना 100 था, लेकिन भारत ने कितना इसके आगे का टारगेट गोल प्राप्त कर लिया, कितना 97। तो ये हम उम्मीद करते हैं भारत सही दिशा में चल रहा है और इस लक्ष्य को क्या कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। इसी में कुछ राज्यों का भी जिक्र किया गया जिन्होंने टारगेट को समयबद्धता के साथ पूरा कर लिया। पहले राज्य 6 हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी संख्या इंक्रीज हो करके कितनी हो गई, 8। ये 8 राज्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जाहिर सी बात है हर मामले में शिक्षा स्वास्थ्य में केरल नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र है, नंबर 3 पे तेलंगाना, नंबर 3 पे तेलंगाना आंध्र प्रदेश से भी अच्छा कर रहा। तो 3 पे तेलंगाना, तो 4 पे कौन आ जाएगा, आंध्र प्रदेश। 3 से तेलंगाना, ता से 3, ता से तेलंगाना। तो नंबर 1 पे केरल, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे तेलंगाना, नंबर 4 पे आंध्र प्रदेश और 5 पे तमिलनाडु। 5 पे तमिलनाडु, उसके बाद झारखंड वाला झारखंड ये 6 पे है। वैसे याद करने के लिए आपको झारखंड से बता रहे हैं, तो झारखंड वाला 6 पे कौन है, कौन, झारखंड। झारखंड क्या है, तो ये आपका 6 पे है। और उसके बाद 7 पे गुजरात है। और फिर नाटक बहुत करता था, तो कर्नाटक 8 राज्य हैं जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्य को समयबद्धता के साथ पूरा कर लिया है समयबद्धता के साथ। तो एक बार फिर से आपको राज्य को गिनाते हैं। पहले 6 इनकी संख्या थी, लेकिन अब आज 8 हो गई जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट को समयबद्धता के साथ पूरा कर लिया। नंबर 1 पे हमने केरल, नंबर 2 पे हमने महाराष्ट्र बताया, नंबर 3 पे तेलंगाना, नंबर 4 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 5 पे आपका कौन था, 5 पे कौन था, 5 पे आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, नंबर 5 पे तमिलनाडु था, और 6 पे झारखंड वाला झारखंड था, और 7 पे गुजरात, और 8 में नाटक करने वाला कर्नाटक। बात समझ में आए, तो 8 ये बिल्कुल दिमाग में याद रखिएगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे, नंबर 1 पे केरल, नंबर 2 पे आपका क्या हो जाएगा, नंबर 1 पे केरल, नंबर 1 पे कौन है, नंबर 1 पे केरल है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 1 पे केरल, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे तेलंगाना, नंबर 4 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 5 आंध्र प्रदेश के बाद 5 पे कौन है, तो नंबर 5 पे कौन है, तमिलनाडु, नंबर 5 पे तमिलनाडु, नंबर 6 पे कौन है, झारखंड, 7 पे गुजरात और 8वें पे कर्नाटक। तो ये भी आप आगे क्या है ध्यान रखिएगा। ये इसलिए हो पाया क्योंकि भारत के द्वारा कई स्कीम हैं, लेकिन उनमें से नेशनल हेल्थ पॉलिसी में जो टारगेट सेट किए गए वो, और सबसे इंपॉर्टेंट है भारत के द्वारा 2014 में ही नेशनल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया गया। तो ये 2014 का जो नेशनल हेल्थ मिशन है, इसकी प्रमुख इसमें भूमिका थी। इसमें क्या थी, इसमें इसकी प्रमुख भूमिका थी। अगले न्यूज की ओर चलते हैं। तो अगली न्यूज आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि अभी काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन
के द्वारा, जिसे आईएमओ के नाम से जाना जाता, इसकी 108वीं बैठक कहां हुई है? तो ये लंदन यूके में हुई। अब हम उन क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो सीधे वन लाइनर टाइप के, इंफॉर्मेटिव फैक्चुअल के हैं, नेचर के हैं, लेकिन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आए दिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पूछा जाए कि काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये कहां इसकी बैठक हुई? तो ये लंदन में हुई है। ध्यान दीजिए, आईएमओ का हेडक्वार्टर्स भी पूछा जाता, तो ये कहां है? इसका हेडक्वार्टर्स कहां स्थित है? ये लंदन, और लंदन कहां है? यूके में स्थित है। अगले न्यूज की ओर चलते हैं। अगले न्यूज की ओर चलते हैं। तो अगली न्यूज ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हरियाणा में हमारी महामहिम राष्ट्रपति यानी द्रौपदी साहब जी वहां गई। तो वहां गई तो क्यों गई? क्योंकि वहां पर इंटरनेशनल गीता सेमिनार का आयोजन या गीता उत्सव आयोजन हुआ। इंटरनेशनल गीता उत्सव यानी कहां किया गया? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र। गीता जहां आए तो कुरुक्षेत्र वही अर्जुन श्री कृष्ण और आपका कौन वाला? तो ये आपका, ये कहानी आप सुने ही होंगे। और पूरी कहानी क्या, ये भारत में महाभारत की जो कथा है ये आप जानते ही हैं, यानी श्रीमद् भागवत, ये सब उन्होंने श्रीमद् भागवत का बहुत सारी अच्छी बातें कही हैं जो आप मेंस में लिख सकते हैं। यानी श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो नैतिकता आपको सिखाता, क्या सही है क्या गलत है उस पर चलना सिखाता है। बहुत सारे उसके क्या है, आप जब भी निबंध लिखें तो उनमें कोट कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल गीता अभी जो सेमिनार हुआ उससे ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ। यहां से अब अगला आपके लिए जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगी कि इसमें ये स्कीम अब स्टेट स्पेसिफिक स्कीम भी एग्जाम में पूछी जा रही। तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना पूछेगा। हाल ही में लॉन्च की गई मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना, हरियाणा में स्वास्थ्य को होलिस्टिकली देखने की जरूरत है और इसी दिशा में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना हरियाणा में लॉन्च की गई है। इसके अलावा हरियाणा ई टिकटिंग यानी ई टिकट का मतलब ऑनलाइन, चूंकि टिकट की कालाबाजारी होती तो उसको रोकने के लिए हरियाणा ई टिकटिंग प्रोजेक्ट को भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी लॉन्च कर दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज, हरियाणा में ही मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल एक कहां उद्घाटन इसका किया गया, खोला जाएगा, सिरसा में खोला जाएगा। अब बात करें यहाँ एक और एनआईटी की बात आई तो भारत में जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शुरुआत में स्थापित हो रहे थे तो जो वन ऑफ यानी कहा जाए फर्स्ट फेज में स्थापित हुए उनमें से 1938 में हरियाणा में भी एनआईटी का कुरुक्षेत्र में स्थापना हुई थी। तो ये एनआईटी जो कुरुक्षेत्र है इसकी स्थापना 1938 में हरियाणा में की गई कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर। तो ये भी चर्चा में बना हुआ था तो हमने शामिल कर लिया ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने न पाए। अगला इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये मौना लोवा यानी मोना लोवा जिसे आप लोग बोलते हो, तो मौना लोवा इसका क्या हो चुका? 38 वर्षों बाद ये बम ब्लास्ट, इसका फिर से एक बार बम ब्लास्ट नहीं, इसका विस्फोट हो चुका, क्योंकि बम का होता ब्लास्ट और ज्वालामुखी का होता विस्फोट। तो इसका एरप्शन विस्फोट हुआ है तो इंपॉर्टेंट बन गया। ये मौना लोवा कहां है? ये हवाई। कहां है? ये हवाई द्वीप में है। तो ये हवाई द्वीप में ध्यान रखिएगा। और ये विश्व का लार्जेस्ट यानी एक्टिव सक्रिय ज्वालामुखी, 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, एक सक्रिय, एक सुषुप्त, एक निष्क्रिय। तो इनमें से सक्रिय ज्वालामुखी है जो अभी चर्चा में बना हुआ है। अगला ये पूछा जा सकता, अगला है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जिसे CBDC के नाम से जाना जाता, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो अब कौन लॉन्च करेगी इसको? कस्टमर रिटेलर्स के लिए ध्यान दीजिएगा, यानी आप सबके लिए 1 दिसंबर 2022 को RBI आज यानी आज के ही दिन 1 दिसंबर है तो 1 दिसंबर 2022 को इसको लॉन्च किया जाएगा। पहले फेज में यानी कितने इसमें बैंक सामने आया? 4 बैंक इसमें शामिल किए गए। SBI है, ICICI है, यस बैंक है और ये IDFC फर्स्ट बैंक है। तो पहले फेज में 4 बैंकों को इसमें शामिल किया गया। SBI ना हो तो बात ही नहीं बनेगी, तो SBI को शामिल किया गया। दूसरा हमने क्या कहा? SBI के साथ साथ कौन? ICICI। SBI यानी I आ रहा तो अगला बैंक I से कोरिलेट कर लीजिए। SBI हो गया, अगला ICICI हो गया, अगला कौन हो गया? यस बैंक और उसके बाद IDFC, HD अलग है, IDFC फर्स्ट बैंक, ये 4 बैंक पहले पेज में इसमें शामिल किए गए। आपके मन में प्रश्न रहा होगा, सर ये तो बता दीजिए ये सेंट्रल डिजिटल करेंसी आखिरकार क्या वाला है? तो ये कुछ नहीं, जैसे आप
कागज का टुकड़ा लेके जाते हो 10 रुपए 20 रुपए गांधी वाला नोट और दुकान पे जाते हो और आपको क्या सामान मिल जाता, क्योंकि भारत सरकार आपको ये लीगल टेंडर देती है कि हम इसके क्या यानी हम जिम्मेदारी लेते हैं कि इतना जो ये 10 रुपया का जो इसमें आप उसमें गवर्नर के जो साइन होते वो भारत सरकार के बिहाफ पे होते हैं कि हम आपको क्या करेंगे लायबिलिटी देते हैं। तो इसी प्रकार का जो लीगल टेंडर जब डिजिटल फॉर्म में आ जाए यानी डिजिटली भारत सरकार उसके लिए जिम्मेदार हो तो उसी को क्या कहा जाता, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के नाम से जाना जाता। तो इस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ध्यान रखिएगा क्रिप्टो करेंसी से अलग है, क्रिप्टो करेंसी से अलग है। क्रिप्टो करेंसी इसको मत मान लीजिएगा, कई लोग उसी को मान लेंगे। तो ये लीगल टेंडर इश्यूड बाय ये सेंट्रल बैंक इन डिजिटल फॉर्म, जब किसी केंद्रीय बैंक के द्वारा डिजिटल फॉर्म में क्या किया जाता है यानी डिजिटल फॉर्म में लीगल टेंडर को जारी किया जाता तो उसी को क्या कहा जाता, इसी को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के नाम से जाना जाता। तो इसका पहला फेज रिटेलर के लिए कब खुलने वाला, 1 दिसंबर 2022 यानी आज। उसके बाद सेकंड फेज में, पहले फेज में 4 बैंक हैं, याद हो गए होंगे, SBI, ICICI। उसके बाद फिर आपका कौन हो गया, तो हमने कहा IDFC, फर्स्ट बैंक, यस बैंक, 4 बैंक। सेकंड फेज में 4 बैंक हैं, एक कौन है, BOB को सेकंड में लाया गया, BOB को हम BB मानते हैं तो आप BOB बैंक ऑफ बड़ौदा। फिर आपका दूसरा कौन हो गया यानी यूनियन बैंक, UB, BB, UB यूनियन बैंक। और उसके बाद फिर कौन हो गया, HDFC, HDFC और लास्ट में कोटक महिंद्रा। तो ये कौन हो गया, BBUB का मतलब हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा, UB का मतलब हुआ यूनियन बैंक, और उसके बाद कौन HDFC और उसके बाद कौन कोटक महिंद्रा। ये 4 बैंक सेकंड फेज में शामिल होंगे। टोटल कितनी, 8 बैंकों को नामित किया गया है। आप कहेंगे सर ये बताइए क्या विश्व में अन्य देश भी इस प्रकार के प्रैक्टिस को अपना रहे हैं? बिल्कुल जी हाँ, इस प्रकार के अपना रहे हैं। एक ई नायरा एक प्रकार का इसी प्रकार का यानी सेंट्रल डिजिटल करेंसी थी जो कहा नाइजीरिया के द्वारा, किसके द्वारा, ई नायरा को नाइजीरिया के द्वारा लाया गया था। और साथ में बहमियन सैंड डॉलर को बहमियन सैंड डॉलर भी यानी बहमीन के द्वारा लाया गया था। अगला है नीति आयोग, बहमियन सैंड डॉलर जो है ये किसके द्वारा लाया गया था, एक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला है नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। अब जब भी नीति आयोग कोई रिपोर्ट प्रकाशित करती है तो जाहिर सी बात है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन जाती, इंपॉर्टेंट। क्या रिपोर्ट है नीति आयोग ने, तो नीति आयोग ने जो रिपोर्ट निकाली इसी को किस नाम से जाना गया, तो ये रिपोर्ट आपकी है CCUS से संबंधित है। यहां CCUS है क्या, पहला प्रश्न ये, तो इसको कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के नाम से जाना जाता है। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के नाम से जाना जाता, यानी जो आसपास के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है इसको पहले कैप्चर करना, इकट्ठा करना और उसके बाद उसका उपयोग में लाना। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को किस नाम से जाना जाता है, इसको CCUS कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन एंड कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के नाम से जाना जाता है। इसी से संबंधित रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी की गई, तो ये टेक्नोलॉजी फॉर डीकार्बनाइजिंग, ये रिपोर्ट का नाम है, टेक्नोलॉजी फॉर डीकार्बनाइजिंग CO2 फ्रॉम हाई पॉल्यूशन सेक्टर। तो ये पूरी रिपोर्ट है जो ये प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया, इस रिपोर्ट में कुछ चीजें बताई गई कि भारत में जो CO2 का उत्सर्जन है वह कितना प्रतिवर्ष होता है, 9 टन। इसलिए CCUS टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, 9 टन कम नहीं होता। CO2 का उत्सर्जन प्रतिवर्ष भारत में 9 टन, समझिएगा 9 टन प्रतिवर्ष होता है, ये बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर जब हम विश्व से तुलना करते हैं तो विश्व का ऑन ग्लोबल एवरेज जो है उसकी तुलना में काफी कम है। तो वैश्विक स्तर पर ये 40% कम है और चीन, चाइना, चोर या चमगादड़ की तुलना में 1/4 ही भारत का जो प्रतिवर्ष 9 टन CO2 का उत्सर्जन होता है वो है। तो 2 डेटा आप जब भी भारत की छवि दिखाना हो निबंध व अन्य पेपर में तो वहां पर यह डेटा आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपका कौन है, ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022। इसी को
जनजाति विकास रिपोर्ट 2022 के नाम से जाना जाता। तो क्वेश्चन पूछेगा जब इस प्रकार की रिपोर्ट आती है तो कौन जारी किया, यह पूछा जाता है। तो ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 से लॉन्च किसके द्वारा की गई, तो ये भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन के द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। तो आपका बस इसके लिए इतने आपको जानना चाहिए कि ये भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन के द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई। अगला फिर वर्ल्ड लाइनर इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन की ओर चले तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो ये मंकी पॉक्स है, मंकी पॉक्स का नाम परिवर्तित करके यानी क्या कर दिया, यम पॉक्स। क्या कर दिया, यम पॉक्स करने की बात कही है, यानी ये यम पॉक्स, लेकिन 1 साल तक आप मंकी पॉक्स बोल सकते हो, ये भी छूटती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये अब आपके मन में प्रश्न होगा ये क्यों किया गया, ये इसलिए किया गया क्योंकि मंकी शब्द आप देखोगे जब विश्व का एक मुट्ठी भर लोग दूसरे देशों के लोगों को गुलाम बना के रखे और उनको त्वचा के रंग के आधार पे भेदभाव किए। अफ्रीका का अपार्थाइड, भारत में काले गोरे का भेद, कितना भेदभाव आपने देखा, डिस्क्रिमिनेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ स्किन ऑफ एनी पर्सन, यानी किसी भी व्यक्ति की त्वचा के रंग के आधार पे जो भेदभाव किया गया तो इसी को रेसिस्ट कहा गया। और किसी को गाली देने के लिए भी मंकी लोग बोलते हैं मंकी पॉक्स, तो इसका गाली देने के लिए, एब्यूज के लिए भी इसका इस्तेमाल होता था, इसलिए WHO ने इसका नाम परिवर्तित किए जाने का पहल की है। तो ये रेसिस्ट एंड स्टिग्मेटाइजिंग के लिए, किसी को कलंकित करने के लिए इसका इस्तेमाल होता रहा है। WHO की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1948 में होती। इसका हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसीलिए कब ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमने शायद अभी 1 अप्रैल बोल दिया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना होती है। इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को कौन सा दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला ये चर्चा में था RH-T13, ये क्या पूछा जा सकता, क्या है, तो एक प्रकार की जीन है, गेहूं से संबंधित है और यह सूखा उखा जो पड़ता है अकाल, इसको सहन करने की इसमें कैपेसिटी है। इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया, तो जॉन इनेंस सेंटर जो है इसके द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया है। तो वर्ल्ड टाइम में पूछा जा सकता है। अगला दुनिया की पहली नजल कोविड-19 वैक्सीन, जिसे किस नाम से जाना गया, इसको क्या किया गया, अब इसको WHO के द्वारा यूज करने की, लगवाने की छूट दी गई है। तो ये कौन है, भारत दुनिया की पहली नजल यानी नाक से ली जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन है, जिसका नाम देख लीजिए कौन सा, IN यानी इनकोवैक, इसको क्या कहा गया, इनकोवैक। ये कौन सी वैक्सीन है, इनकोवैक। तो ये इसको निर्मित किसने किया, तो भारत बायोटेक के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। भारत बायोटेक के द्वारा इसको निर्मित किया गया। 18 वर्ष या उसके अधिक उम्र के लोगों पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता। और ये इसका दूसरा नाम भी है BBV154 भी इसी का दूसरा नाम है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और यह विश्व की पहली वैक्सीन है, कैसी, इंट्रा नेजल वैक्सीन, जो यानी नाक से ली जाने वाली वैक्सीन है। और यह सार्स जो कॉप 2 है, स्पाइक प्रोटीन के साथ एडिनोवायरस बैक्टीरिएटेड वैक्सीन है। तो ये इसमें कौन, SARS-CoV-2 20 में के स्पाइक प्रोटीन भी शामिल है और साथ में या एडिनोवायरस यानी बैक्टीरिएटेड वैक्सीन भी है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला गैस लाइटिंग शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर का मतलब 2022 का जो वर्ल्ड ऑफ द ईयर है वो कौन सा, गैस लाइटिंग शब्द को घोषित कर दिया गया। किसके द्वारा, मरियम बेवस्टर के द्वारा ये शब्द कौन, वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। अब आप कहेंगे सर ये बताइए गैस लाइटिंग होता क्या है, तो गैस लाइटिंग का मतलब हुआ विशेष रूप से अपने स्वयं के लाभ के लिए किसी को व्यापक रूप से गुमराह करने का कार्य अभ्यास, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अपने खुद के लाभ के लिए किसी दूसरे को घुमाओ गोल। कई आपके ऐसे दोस्त होंगे जो क्या करते हैं, आपको बेवकूफ समझ करके आपको अपने वो लाभ के लिए घुमाते रहते हैं, इसी को क्या कहा जाता, गैस लाइटिंग। और इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल किस सेक्टर में होता, तो ये आपका कारपोरेट सेक्टर, जो कंपनियां होती हैं, ये कारपोरेट चालबाजी के लिए इसका व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगला फिर आपने देखा कि
अभी गोवा में जो 53वें इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का समापन हुआ, तो ये गोवा के पणजी, गोवा के कहा, ये गोवा के पणजी में इसका आयोजन हो रहा था। तो इसमें ICFT यूनेस्को गांधी पदक किसको दिया गया, तो ये ईरानी मूवी है नारगेसी, ईरानी मूवी नारगेसी को दिया गया। तो ये पूछा जा सकता है इसके निर्देशक कौन है, तो इसके निर्देशक किसको बनाया गया, तो इसके निर्देशक पयाम अस्कंदरी, इसके निर्देशक मूवी के कौन है, पयाम अस्कंदरी है, निर्माता साहब हुसैनी है। अगला है भारत का पहला निजी लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र, ये कहां स्थापित किया गया है, तो ये आपका कहां, तो श्रीहरिकोटा, पहली बार है, निजी है इसलिए क्वेश्चन बनेगा। तो श्रीहरिकोटा जिसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से जाना जाता, वहां पर स्थापित किया गया। और ये स्पेस टेक स्टार्टअप है, एक कौन है, स्पेस टेक स्टार्टअप जो चेन्नई में है उसी के द्वारा। तो इसका कौन है, नाम क्या है, जो स्पेस टेक स्टार्टअप है इसका नाम है अग्निकुल कासमास, अग्निकुल कासमास के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। अगला फिर चर्चा में बना हुआ था अम्लान, ये एक प्रकार की स्कीम है। तो पूछा जा सकता अम्लान स्कीम कौन लेके आया, जिसे एनीमिया और मां से मुक्त लाख अभियान, एनीमिया मुक्त लाख अभियान के नाम से जाना गया। तो अम्लान यानी एनीमिया मुक्त लाख अभियान ये उड़ीसा सरकार के द्वारा लाया गया। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक साहब, उनके द्वारा ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। अब इसमें किया क्या जाएगा, जो बच्ची और महिला इनमें खून की जो कमी होती, एनीमिया से ग्रस्त होती हैं, उसी को पूरी तरीके से उन्मूलित करने का इसमें प्रयास किया जाएगा। अगला है 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 से कहां हुआ, तो ये नई दिल्ली। पूछा जा सकता क्योंकि ये ग्लोबल कौन सा है, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 से 7वीं है और कहां, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। और ये थीम 2022 की आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है, प्रौद्योगिकी भू राजनीति, जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी की थीम के साथ 7वीं वैश्विक विज्ञान प्रौद्योगिकी समिट कहां हुई है, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल और साथ में कार्नेगी इंडिया दोनों को होस्टेड के रूप में, सह मेजबानी के रूप में, दो इसमें शामिल हैं, विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया, इनके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अगला फिर कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसको दिया गया, तो तमिल लेखक इमायम, ये नाम याद रखिएगा, कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार तमिल लेखक किसको, तो ये इमायम को दिया गया है। अगला एक ओवर में 7 छक्के लगाकर, कितने छक्के, तो ये 7 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बना दिया, तो ऋतुराज गायकवाड़, महाराष्ट्र के ऋतुराज गायकवाड़, जो इस समय विजय हजारे ट्रॉफी चल रही उसमें कितना, तो ध्यान दीजिएगा एक ओवर में कितने, 7 क्या लगा दिए छक्के। और यह मैच किनके बीच हो रहा था, महाराष्ट्र व यूपी के बीच ये मैच खेला जा रहा था। अगला फिर इंपॉर्टेंट है कौन, 53, क्योंकि हमने एक साथ इसलिए नहीं लिया, अलग अलग खंडों में बांटा क्योंकि आपके दिमाग में फैक्ट आसानी से प्रवेश कर जाए। तो इसमें 7वां वही, वो 53वां जो वही इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 है। तो इसमें समापन हो गया, तो समापन हो गया तो गोल्डन पिकॉक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए जो गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसको दिया गया, तो स्पेनिश एक फिल्म है, स्पेन की फिल्म है जिसे किस नाम से जाना जाता, टैंगो सुएनोस, स्पेनिश फिल्म टैंगो सुएनोस इलेक्ट्रिक, क्या टैंगो सुएनोस इलेक्ट्रिक या आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रामा, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रामा स्पेनिश फिल्म के लिए दिया गया। सिल्वर पिकॉक पूछा जाए तो गोल्ड हो गया। अगला सिल्वर पिकॉक तो ईरानी लेखक एवं निर्देशक कौन, नादिर सैडवर की कौन सी, नो इंड मूवी के लिए ये कौन सा सिल्वर पिकॉक पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ पहली फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, तो एथेंस के जो निर्देशक हैं कौन है, असीमिना पोएड्रो, कौन, असीमिना पोएड्रो की फिल्म कौन है, बिहाइंड द हैशटैग्स, बिहाइंड द हैशटैग्स के लिए इनको क्या दिया गया, यानी ये कौन सा पुरस्कार है, फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। और आज का सबसे लास्ट है
क्वेश्चन जो इंफॉर्मेटिव है, यह प्रसाद DI पुरस्कार किसको दिया गया? तो बांग्लादेश की जो बांग्लादेशी फिल्म थी आगंतुक। कौन सी फिल्म? आगंतुक। आगंतुक फिल्म के लिए प्रसाद DI पुरस्कार बांग्लादेशी फिल्म किसको? आगंतुक को दिया गया। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लाइव क्लास में सुबह 7 बजे मिलेंगे। सभी लोगों से निवेदन है और ये रिक्वेस्ट भी है कि आप सभी लोग लाइव क्लास में उपस्थित हो। बहुत ज़्यादा मजा आपको इस करंट अफेयर्स की क्लास में आने वाला। वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी करके जाइएगा। और इसी के साथ कल सुबह फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।